नमस्कार साथियों, उम्मीद ट्यूटोरियल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय। और हिंदी में भी जो हमारा पहला टॉपिक हो गया है व्याकरण। और व्याकरण में भी हमारा जो ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द और वाक्य, इस बारे में हमारी चर्चा हो गई थी। और उसमें जो हमारा व्याकरण के जो प्रकार हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये तीनों को हमको अब पढ़ना है। और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारा वर्ण विचार, और वर्ण विचार से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वर्ण विचार। वर्ण विचार, इसमें हम पढ़ने वाले हैं पहले वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला का जो शाब्दिक अर्थ होना चाहिए, वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। या फिर बोलना चाहिए वर्णों का विभिन्न वर्णों का एक ऐसा समूह जिसे देवनागरी लिपि द्वारा लिखा जाता है। विभिन्न वर्णों का ऐसा समूह जिसे देवनागरी लिपि द्वारा लिखा जाता है, और जिससे हमें वर्णों के आकार ज्ञान होता है, उसे भी वर्णमाला कहते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णों की देवनागरी लिपियों का समूह। विभिन्न प्रकार की देवनागरी लिपियों का समूह, जिससे हमें वर्णों के आकार का ज्ञान होता है। उसे हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला को भी दो आधारों में बांटा गया है, जैसे प्राणवायु तथा उच्चारण के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। प्राणवायु तो उच्चारण के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। तो हम पहले बात करेंगे स्वर के बारे में बात करेंगे। और स्वर को हम परिभाषित कर सकते हैं। पहले प्राणवायु के आधार पर देखते हैं। प्राणवायु के आधार पर इसको परिभाषित करेंगे। ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण से प्राणवायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकले उसे हम स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण से प्राणवायु बिना किसी अवरोध या रुकावट के बाहर निकले, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे हम बिना किसी अवरोध के बोलने से, जैसे अ बोलते हैं तो किसी भी तरह का कहीं रुकावट नहीं हो रहा, कहीं बाधा नहीं हो रहा। जैसे अ, आ, ई, इसमें किसी तरह का जो प्राणवायु है किसी तरह बिना रुकावट के बाहर निकल रहा है, तो प्राणवायु के आधार पर ये हो गया परिभाषा। उसके बाद
उच्चारण के आधार पर अगर परिभाषा को देखते हैं तो उच्चारण के आधार पर ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। मतलब प्राणवायु के आधार पर अगर देखेंगे तो ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में प्राणवायु बिना किसी अवरुद्ध के बाहर निकले उसे हम स्वर कहते हैं। और उच्चारण के आधार पर अगर देखेंगे तो ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़ी या फिर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहा जाता है, या स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है इस प्रकार से है। और स्वर मूल रूप से 11 प्रकार के होते हैं। स्वर जो है मूल रूप से स्वर 11 प्रकार के होते हैं। अ, आ, ई, उसके बाद री, उ, री, ए, ओ। देखते हैं स्वर मूल रूप से 11 होते हैं। स्वर मूल रूप से 11 होते हैं। तो इसमें क्या क्या है देख लीजिए। पहला आएगा अ, आ, ई, उ, छोटे उ, बड़े उ, उसके बाद री, उसके बाद ए, ओ, उसके बाद औ। ये मूल रूप से स्वर 11 प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मूल रूप से ये स्वर 11 प्रकार के होते हैं। और स्वरों का अगर वर्गीकरण तो देखेंगे तो स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो 5 प्रकार से होता है। पहला होता है उच्चारण या मात्रा के आधार पर, दूसरा होता है हमारे होंठ या ओष्ठ के आधार पर, और तीसरा होता है जीभ या जीभा के आधार पर, और चौथा जो होता है हमारा तालु की स्थिति के आधार पर या फिर मुख द्वार खुलने के आधार पर, और जो पांचवा होता है हमारा जाति के आधार पर। तो पहले हम इसको और एक बार देख लेते हैं। वर्ण विचार में वर्णमाला की जो परिभाषा है, वर्णों के विस्तृत समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और विभिन्न प्रकार के वर्णों के देवनागरी लिपियों का समूह वर्णमाला ऐसा है। विभिन्न प्रकार के देवनागरी लिपि बोलने से आपका क, ख, ग, घ, ये आपका देवनागरी लिपि है, या फिर अ, आ, ये भी देवनागरी लिपि है। विभिन्न प्रकार के वर्णों के देवनागरी लिपियों का समूह, जिससे हमें वर्णों के आकार का ज्ञान होता है। जिससे हमें वर्णों के जो आकार है वो आकार का ज्ञान होता है, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला को प्राणवायु तथा उच्चारण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो पहले हम स्वर की चर्चा करेंगे। तो स्वर की जो परिभाषा है, प्राणवायु के आधार पर अगर देखेंगे तो ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में प्राणवायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकले। मतलब जिसके उच्चारण में प्राणवायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकले, मतलब हमारा जो सांस बिना किसी रुकावट के आ रहा है, जैसे आ कर बोल रहे हैं तो इसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आ रही है, उसके आधार पर स्वर की परिभाषा प्राणवायु के आधार पर यह है। उसके बाद उच्चारण के आधार पर अगर देखें तो ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, मतलब जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े या फिर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। और स्वर मूल रूप से 11 होते हैं। स्वर जो है मूल रूप से 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, औ। और उसके बाद हम स्वरों का जो वर्गीकरण देखेंगे। स्वरों का अगर वर्गीकरण की चर्चा करेंगे तो इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा
मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। दूसरा हो गया हमारा ओष्ठ या होंठ की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ या होंठ की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। तीसरा हमारा हो गया जीभ या जीभा के स्पर्श के आधार पर, के स्पर्श के आधार पर। और चौथा हो गया हमारा मुख द्वार खुलने की स्थिति के आधार पर, मुख द्वार खुलने, या फिर इसको बोल सकते हैं तालु की स्थिति, तालु की स्थिति के आधार पर, के आधार पर। और पांचवा हमारा हो गया जाति के आधार पर, जाति के आधार पर। ये हमारा स्वरों का जो वर्गीकरण है 5 आधार पर होता है। पहला मात्रा या उच्चारण के आधार पर, दूसरा ओष्ठ या होंठ की स्थिति के आधार पर, तीसरा हमारा जीभ या जीभा के स्पर्श के आधार पर, चौथा मुख द्वार खुलने या फिर तालु की स्थिति के आधार पर, और जो पांचवा है जाति के आधार पर। तो इसको हम देखते हैं, आप स्वरों का जो वर्गीकरण है उसको हम अगले क्रम में देखते हैं। तो इसको और एक बार देख लीजिए। वर्ण विचार, वर्णमाला, वर्णों के विस्तृत समूह को वर्णमाला कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के वर्णों के देवनागरी लिपियों के का समूह, जिससे हमें वर्णों के आकार का ज्ञान होता है। और प्राणवायु तथा उच्चारण के आधार पर हम वर्णमाला को 2 भागों में बांटते हैं, स्वर तथा व्यंजन। तो स्वर की जो परिभाषा है, प्राणवायु के आधार पर ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में प्राणवायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकले उसे हम स्वर कहते हैं। तो उच्चारण के आधार पर अगर देखते हैं तो इसकी परिभाषा, तो ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं, या फिर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम भी स्वर कहते हैं। और स्वर जो है मूल रूप से 11 होते हैं, अ, आ, ई, री, उ, रे, ए, औ। 11 मूल रूप से स्वर होते हैं। उसके बाद स्वरों का जो वर्गीकरण है इसको 5 आधार पर हम बांटते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर, ओष्ठ या होंठ की स्थिति के आधार पर, जीभ या जीभा के स्पर्श के आधार पर, मुख द्वार या खुलने या तालु की स्थिति के आधार पर, तथा पांचवा है जाति के आधार पर। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रकार है मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो जो हमारा पहला हो गया एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। दूसरा हो गया हमारा द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। और तीसरा हमारा जो हो गया प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। तो एक मात्रिक को और क्या क्या बोलते हैं? एक मात्रिक को हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ह्रस्व बोलते हैं, लघु भी बोलते हैं, और छोटा स्वर भी बोलते हैं, छोटा स्वर भी इसको बोलते हैं। तो एक मात्रिक स्वर में हमारा क्या कहेगा? पहले अ आएगा, उसके बाद छोटा ई आएगा, उसके बाद छोटा ऊ आएगा, और उसके बाद आपका ऋषिकारी। इस तरह से एक मात्रिक स्वर 4 होते हैं। एक मात्रिक स्वर, इसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर या फिर छोटा स्वर भी कहते हैं। और यह इसकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ, री। ये अ छोटा, ई छोटा, ई छोटा ऊ, और ऋषिकारी। उसके बाद द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर को हम बोलते हैं दीर्घ स्वर बोलते हैं,
दीर्घ स्वर भी बोलते हैं, इसको हम गुरु स्वर ही बोलते हैं इसको, और इसको हम बड़ा स्वर ही बोलते हैं, बड़ा स्वर, इसको हम बड़ा स्वर भी कहते हैं। तो इसमें देख लीजिए, इसमें द्विमात्रिक स्वर में क्या क्या आएगा आपका, अ का यहाँ पर आ आएगा, आ, उसके बाद ई का बड़ा ई आएगा, ऊ का बड़ा ऊ आएगा, उसके बाद री इसमें आ गया, उसके बाद ए आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, और उसके बाद औ आएगा। तो इसकी जो संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7। द्विमात्रिक स्वर 7 प्रकार के होते हैं, 7 होते हैं द्विमात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर 4 होते हैं और द्विमात्रिक स्वर 7 होते हैं। इस तरह से ये 11 स्वर हो गए। उसके बाद प्लुस स्वर। प्लुस स्वर जैसे किसी का नाम पुकारना है, ज्यादा देर तक पुकारना है किसी का नाम, तो वहां पर प्लुस स्वर आता है। लंबे समय तक जो उच्चारण होता है, मतलब इसका जो परिभाषा बोलना चाहिए, अगर लंबे समय तक हम किसी का उच्चारण करते हैं और वह अपने मूल रूप में ही रहे, अपने वास्तविक रूप में अगर रहता है, तो उसको हम प्लुस स्वर बोलते हैं। जैसे देख लेते हैं, लंबे उच्चारण के बाद भी अपने मूल स्वर में रहे, तो उसको हम प्लुस स्वर बोलते हैं। जैसे अ बोलते हैं, करते जाएंगे तो अ ही होगा, अ का आ कभी नहीं होगा, करेंगे तो अ ही होगा, अ का आ कभी नहीं होगा। उसके बाद आ करेंगे, आ करेंगे, आ का आ ही होगा, आ का ई उ ये नहीं होगा, आ का आ ही होगा। उसके बाद छोटे ई करते हैं, छोटे ई जब करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ई का अपना वास्तविक रूप लंबे उच्चारण के बाद अपना वास्तविक रूप में ये नहीं रहता, तो ये ई छोटा ई नहीं होगा। और उसके बाद बड़ा ई जैसे करते हैं, बड़ा ई करते हैं तो ई का ई ही रहेगा। उसके बाद छोटा ओ करते हैं, छोटा ओ जैसे करते हैं तो ऊ करते हैं तो ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा। ऊ भी अपने वास्तविक या फिर मूल रूप में लंबे उच्चारण के बाद नहीं रहता, तो ऊ का ऊ हो जाता है, तो ऊ भी प्लुस स्वर नहीं आता। और बड़ा ऊ करेंगे, तो ऊ का ऊ ही रहेगा। उसके बाद ए का ए लंबे उच्चारण के बाद भी ए ही रहेगा, लेकिन उसके बाद ए का ए ही रहेगा, ए भी होगा प्लुस स्वर। उसके बाद ओ का ओ भी रहेगा लंबे उच्चारण के बाद भी। उसके बाद औ का भी औ ही रहेगा। मतलब ये लंबे उच्चारण के बाद भी अपने अगर मूल स्वर में अगर रहता है तो वह प्लुस स्वर होता है। जैसे छोटा ई नहीं आएगा, बड़ा ई, छोटा ऊ नहीं आएगा, बड़ा ऊ, उसके बाद ए, उसके बाद उसके बाद ओ, उसके बाद ओ। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लुस स्वर 8 होते हैं। जो ई और ऊ, छोटा ई और छोटा ऊ यहाँ पर नहीं आएंगे, बाकी 8 यहाँ पर शामिल होंगे, और री यहाँ पर नहीं आएगा। इस तरह से 8 प्लुस स्वर होते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिए, मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार से होते हैं, एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और प्लुस स्वर। एक मात्रिक स्वर को ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या फिर छोटा स्वर ही कहा जाता है, और इसमें 4 होते हैं। एक मात्रिक स्वर में ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के 4 होते हैं, अ, ई, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषिका री। उसके बाद द्विमात्रिक स्वर 7 होते हैं, या इसको दीर्घ स्वर या फिर गुरु स्वर या फिर इसको बड़ा स्वर भी कहा जाता है। इसमें आ आता है, बड़ा ई आता है, बड़ा ऊ आता है, ए आता है, ए आता है, ओ आता है और औ आता है। उसके बाद प्लुस स्वर लंबे उच्चारण के बाद अपने मूल स्वर में जो रहे उसको प्लुस स्वर कहा जाता है। जैसे अ आता है, आ आता है, ई आता है, ऊ आता है, ए आता है, ए आता है, ओ आता है और औ आता है। इस तरह से ये 8 हो गए। उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रकार होगा, ओष्ठ या होंठ के आधार पर इसको हम देखेंगे। ओष्ठ या होंठ की स्थिति के आधार पर,
यह दो प्रकार से होते हैं, यह दो प्रकार से होते हैं। एक होता है वृत्ताकार, एक होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार, दूसरा होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार में अब एक बोल सकते हैं, आप अनुमान भी लगाइए। वृत्ताकार बोले से जो गोल होता है, जैसे उ उ औ औ, हमारा जो होंठ है वो उसका आकार जो है गोल होना चाहिए। अगर गोल है तो वृत्ताकार में आएगा। जैसे उ उ औ औ, उ उ औ औ, आप अ बोलेंगे तो हमारा वृत्ताकार नहीं हो रहा है। आ बोलेंगे तो वृत्ताकार नहीं हो रहा है। उसके बाद ई बोलेंगे तो वृत्ताकार नहीं हो रहा है। ई बोलने से, उ बोलने से वहां वृत्ताकार हो रहा है। उ ओ औ, और ए भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे चार आएंगे, वृत्ताकार में होते हैं चार। उ ओ और उसके बाद आ गया ओ। उसके बाद बच गए हमारा सात। तो सात यहाँ पर आएगा अवृत्ताकार में। उस यहाँ पर क्या है, अ आ ई उ वहां पर री, उसके बाद ए ये सात यहाँ पर अवृत्ताकार में आएंगे। वृत्ताकार में चार, उ ओ ओ, जहाँ हमारा होंठ गोल हो रहा है वहां वृत्ताकार का रूप ले रहा है, वहां पर वृत्ताकार होगा उ ओ। और अवृत्ताकार में जो सात बच गए हैं, अ आ ई री ए, ये अवृत्ताकार में आएंगे। उसके बाद हम अपने अगले में चरण की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो तीसरा जो प्रकार है, जीभ या जिह्वा के स्पर्श के आधार पर। तीसरा जो प्रकार है हमारा, जीभ या जिह्वा, जिह्वा के स्पर्श के आधार पर। जीभ या जिह्वा के स्पर्श के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है, इसको तीन भागों में बांटा गया है। देख लीजिए, जीभ या जिह्वा के स्थिति के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला आता है अग्रस्वर, दूसरा आता है मध्य स्वर और तीसरा आता है पश्च स्वर, पश्च स्वर। आपका मध्य स्वर में आप जैसे अ बोलते हैं तो आपका जो मध्य भाग का जो हिस्सा है वहां से आपका निकलता है अ। आप बोल के देखिए, अ का उच्चारण करके देखिए, अ। तो अ जो आता है आपका मध्य स्वर से अ आता है। उसके बाद अग्र स्वर में आता है आपका ई ए और ए। आप उच्चारण करके देखिए, ई आपके जो आगे वाला जीभ का जो आगे वाला भाग है वहां से ई ए यहाँ पर आ रहा है, और री ये पांच यहाँ अग्र स्वर से आते हैं और मध्य स्वर से अ आता है। उसके बाद पश्च स्वर से आपका आता है आ, करके देखिए आप, आ यहाँ से आपका निकल रहा है आ। उसके बाद आ गया है उ ओ और ओ। यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, मतलब ये सब देखिए तीन जैसे हम लिखते हैं, तीन इसके बनावट के आधार पर ये सभी चीजें आ रही हैं। मतलब तीन जैसे हम लिखते हैं, तीन के बनावट के आधार पर आ भी आ रहा है तीन, ये ओ भी तीन के आकार का आ रहा है, ये ओ भी तीन के आकार का आ रहा है, ये भी ओ और ये ओ, ये सब तीन के आकार का आ रहा है। मतलब तीन के आकार के जो आ रहे हैं यहाँ पर कॉमन हो रहे हैं, वो हमारा पश्च स्वर में आएंगे। तीन के जो लिखते हैं, तीन के लिखावट के आधार पर, जो बनावट के आधार पर जो आता है, आप देख लीजिए आ उ ओ पांचों में आपका तीन जैसे आपका दिख रहा है नहीं, ये आपका तीन जैसे, ये भी आपका तीन जैसे, ये भी आपका तीन जैसे दिख रहा है, ये भी आपका तीन, ये भी आपका तीन के बनावट के आधार पर जो आता है वो पश्च स्वर में आएगा। ये इसको भी आप मान सकते हैं, ये पांच, उसके बाद एक मध्य स्वर में, और उसके बाद ये पांच, ये आपका अग्र स्वर में। जीभ या जिह्वा के स्पर्श के आधार पर हम इसको तीन भागों में मानते हैं। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में ई
ए और री आएगा। उसके बाद मध्य स्वर में अ आएगा और पश्च स्वर में आ उ ओ। आप इसको प्रैक्टिकल करके आप कर सकते हैं। इसको आप बिल्कुल बोल करके अगर आप सीखेंगे तो आपको ये लंबे समय तक याद भी रहेगा और आप इसको भूल भी नहीं सकते। और जो चौथा हमारा जो क्रम है, हमारा चौथा, मुख के द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर या फिर तालु की स्थिति के आधार पर बोल सकते हैं। तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर इसको हम 4 भागों में मारते हैं। इसको हम 4 भागों में मारते हैं। पहला आ जाएगा आपका विपरीत, दूसरा आ जाएगा अर्धविपरीत, अर्धविपरीत, तीसरा अर्धसंवृत, अर्धसंवृत, और चौथा आ जाएगा संवृत, संवृत। जैसे विपरीत में तालु जो पूरी तरह से खुला रहता है, जैसे तालु पूरी तरह से जैसे खुला रहेगा, आपका मुख द्वार पूरी तरह से खुला रहेगा, तो जब खुला रहेगा तो आप आ बोलेंगे तो आपका जो मुख द्वार पूरी तरह से खुला है, आ बोलेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पूरी तरह से खुला, यहाँ पर आ जाएगा पूरी तरह से खुला, यहाँ पर आ जाएगा पूरी तरह से यहाँ पर खुला। इसमें आ जाएगा आपका आ जब बोलते हैं तो आपका जो मुंह है पूरी तरह से खुल जाता है, आ। उसके बाद अर्धसंवृत, अर्धविपरीत, अर्धविपरीत में आधा खुला, अर्धविपरीत में ये होगा आपका आधा खुला। आधा खुला में आपका जैसे आप बोलेंगे तो आधा खुला है। उसके बाद ए बोलेंगे तो भी आधा खुला है, और औ बोलेंगे तो आधा आपका मुंह खुल रहा है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा औ। उसके बाद अर्धसंवृत, अर्धसंवृत में आधा बंद, अर्धसंवृत में आपका आ जाएगा आधा बंद। आधा बंद बोलने से आप इसको देख लीजिए, इसका छोटा क्या होगा, ए का ए, इसका छोटा क्या होगा, ओ। मतलब अर्ध विपरीत में से ओ आ रहा है, यहाँ पर ओ आ रहा है, तो अर्धसंवृत में क्या आएगा, ए ओ, ए ओ, ए ओ, मतलब आपका आधा बन है, ए ओ। और उसके बाद संवृत, संवृत में क्या क्या बच गया आप देख लीजिए, यहाँ पे बच गया ई उ उ, और उसके बाद और एक बच गया री। ये मतलब पूरी तरह से बंद, जो मुंह है पूरा बंद। अब पूरा बंद करके भी ई उ री, इसको आप पूरा बंद करके भी आप बोल सकते हैं। इसको आप ट्राई करके देख लीजिए अभी। तो मुंह द्वार खुलने के आधार पर, अपने तालु की स्थिति के आधार पर इसको 4 भागों में मारते हैं। पहला है विपरीत, दूसरा है अर्धविपरीत, तीसरा है अर्धसंवृत और चौथा है संवृत। जो विपरीत है पूरी तरह से खुला रहता है, आ बोलेंगे तो पूरी तरह से खुला रहेगा। उसके बाद अर्धविपरीत में आधा खुला रहेगा, तो इसमें ए औ आएगा। उसके बाद अर्धसंवृत, अर्धसंवृत में आधा बंद, मुंह जैसे आधा बंद रहता है तो उसमें ए ओ आधा बंद करके भी आप उसको बोल सकते हैं। उसके बाद संवृत, संवृत बोलने से पूरा बंद, पूरा बंद में ये आप ई उ री को भी आप बंद करके, मुंह को बंद करके भी कर सकते हैं। तो ये आपका मुख के द्वार खुलने की स्थिति के आधार पर ये चौथा हो गया। उसके बाद पांचवा हमारा जो हमारा पांचवा प्रकार है हमारा जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर हम इसको 2 भागों में मारते हैं। एक है सजाति, एक है सजाति और दूसरा है विजाति। दूसरा है सजाति और दूसरा है विजाति। सजाति बोलने से उसी जाति का जो है उसको सजाति बोलते हैं, और जो दूसरे जाति के है उसको हम विजाति बोलते हैं। सजाति में जैसे आपका आ जाएगा अ, उसके बाद आ, उसके बाद ई, उसके बाद बड़े ई, उ, बड़े उ। जैसे इसको हम अगर तोड़ेंगे तो ये अ धन अ बराबर ये आ होगा, ये ई धन ई बराबर बड़े ई होगा, ये उ धन उ बराबर ये भी बड़े उ होगा। मतलब ये एक ही जाति के हैं, एक ही जाति से बने हुए हैं, इसी कारण इसको सजाति बोलते हैं। और जैसे विजाति में आपका आ जाएगा ए ओ और औ तथा यहाँ पर आएगा आपका री। जैसे
ए को हम अगर तोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका अ धन ई बराबर ये ए होगा, और उसी कारण अ धन बड़े ई बराबर ये ए होगा। उसके बाद इसको जैसे तोड़ेंगे तो अ धन उ बराबर ये ओ होगा, और औ को तोड़ेंगे तो हम अ धन बड़े उ बराबर ओ होगा। अब देख लीजिए ये भी जाति है, क्योंकि अलग अलग तरह अलग अलग जाति के यहाँ पर उनका मिलाप हो रहा है, उनका मेल हो रहा है, उसी कारण ये विजाति हो गया। और ये सजाति एक ही जाति के एक ही का मिलाप हो रहा है, तो यहाँ पर सजाति हो गया। तो जाति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, सजाति तथा विजाति। सजाति में आपका आएगा अ आ इ उ 1 2 3 4 5 6। सजाति में आपके आ जाएंगे 6 और विजाति में आपके आ जाएंगे 5। तो इस तरह आपका जो मैं वर्ण स्वर को जो हम 5 भागों में बांटे हैं मात्रा या उच्चारण के आधार पर, पहला आगे आपका 3 तरह से बांटे हैं इसको, एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और प्लुत स्वर। एक मात्रिक स्वर को 4 में तरह से लिखते हैं, अ ई उ री, और द्विमात्रिक को इसमें 7 होते हैं, आ ई उ बड़े उ ए औ औ। उसके बाद प्लुत स्वर में लंबे उच्चारण के बाद भी अपने जो मूल स्वर में रहे उसको प्लुत स्वर बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा जो है होंठ या ओष्ठ की स्थिति के आधार पर इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, जैसे वृत्ताकार हो गया और अवृत्ताकार हो गया। वृत्ताकार में हम उ ओ को लिखते हैं, और उसके बाद अवृत्ताकार में अ आ ई और ए और री को हम लिखते हैं। उसके बाद जीभ या जिह्वा के स्पर्श के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर या और पश्च स्वर। अग्र स्वर को हम जैसे ई ए री, उसके बाद मध्य स्वर को अ, उसके बाद पश्च स्वर को आ उ ओ। और उसके बाद हमारा मुख के द्वार के खुलने के आधार पर या फिर तालु की स्थिति के आधार पर हम इसको 4 भागों में बांटते हैं, विपरीत, अर्धविपरीत, अर्धसमृत, समृत। इसको विपरीत में हमारा जो मुंह पूरी तरह से खुलता है आ, उसके बाद अर्धविपरीत में आधा खुलता है जैसे अ ए ओ, और उसके बाद अर्धसमृत में ए ओ आधा बंद रहता है, उसके बाद समृत में पूरा बंद रहता है ई उ और री। और उसके बाद हमारा 5वां जो प्रकार है जाति के आधार पर, जाति के आधार पर हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, सजाति और विजाति। सजाति इसमें 6 होते हैं, एक ही जाति के अ आ ई उ, और विजाति में ए ओ और री। उसके बाद जैसे आ को हम अ धन अ बराबर आ होता है, बड़े ई को हम ई धन ई बराबर बड़े होता है, बड़े को छोटे उ धन छोटे उ बराबर बड़े होता है। उसके बाद ए को हम अ धन ई बराबर ए लिख सकते हैं, ए को हम अ धन बड़े ई बराबर ए लिख सकते हैं, ओ को हम अ धन उ छोटे उ बराबर ओ लिख सकते हैं, और औ को हम अ धन बड़े उ बराबर औ लिख सकते हैं। इस तरह स्वर को हम स्वर का जो वर्गीकरण है उसको हम देख लिए हैं, और अगले क्लास में हम व्यंजन को देखेंगे, जो हमारा दूसरा प्रकार है व्यंजन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप सभी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और आज की क्लास यहीं तक, तो थैंक यू।